नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल नवयुग वाणिज्य महाविद्यालय से बीएड सेकंड सेम में अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग में CC1 की थर्ड यूनिट में निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य में आज हम अभिप्रेरणा की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा या अभिप्रेरणा शब्द का प्रचलन अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन के समानार्थी के रूप में होता है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ मूव या इंसाइट टू एक्शन होता है। अतः अभिप्रेरणा एक ऐसी सक्रिया है जो जीव की क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है या उकसाती है। अभिप्रेरणा का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें इच्छाओं और प्रेरकों को स्पष्ट समझना आवश्यक है। जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो प्रेरक शक्ति को गतिशील बनाती है। अभिप्रेरणा इन इच्छाओं और आंतरिक प्रेरकों तथा क्रियाशीलता की सामूहिक शक्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। प्रेरक की जागृत करके ऊर्जा या इच्छा उत्पन्न होती है जो व्यवहार के लिए आवश्यक है। उच्च प्रेरणा के लिए उच्च इच्छा चाहिए जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो सके, जिसके फलस्वरूप अति गतिशीलता उत्पन्न हो। अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार को अधिक दृढ़ किया जा सकता है। अभिप्रेरणा का संबंध उन कार्यकलापों से है जिन्हें मनुष्य अच्छा या बुरा समझते हैं। जिन्हें व्यक्ति अच्छा समझते हैं उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करता है, और जिन्हें वह बुरा समझते हैं उन्हें दूर करने की इच्छा करता है। प्रत्येक व्यक्ति का ध्येय केवल धन प्राप्ति ही नहीं है, इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे पदोन्नति, चुनाव में विजय प्राप्त करना, अपने सहयोगियों एवं मित्रों में से सम्मान पाना आदि सम्मिलित है। शिक्षाविदों ने अभिप्रेरणा के लिए शिक्षाविदों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं भी दी हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। फेडरेशन के अनुसार सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की अभिप्रेरणा देता है। गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा एक आंतरिक दशा या कारक है जिसकी प्रवृत्ति क्रिया को आरंभ करने या बनाए रखने की होती है। गुड के अनुसार किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। लोवेल का मत है कि अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में प्रादुर्भूत होती है। यह ऐसी क्रिया की और गतिशील होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। वुडवर्थ ने कहा है कि प्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित समीकरण प्रस्तुत किया है। निष्पत्ति, अचीवमेंट, योग्यता, एबिलिटी, प्रेरणा, मोटिवेशन। अब हम नेक्स्ट अभिप्रेरणा की प्रकृति, नेचर ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा एक मनोशारीरिक प्रत्यय है तथा आंतरिक प्रक्रिया है जो क्रियाओं को आरंभ करती है, उन्हें दिशा प्रदान करती है तथा आगे बढ़ाती है। अधिगम की यह प्राथमिक आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा से अनेक आंतरिक कारक होते हैं जो जीव की क्रियाओं के लिए प्रोत्साहित होते हैं और उन्हें जारी रखते हैं, परंतु मानव अधिगम में आवश्यकताओं का विशेष महत्व है। अभिप्रेरणा मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकताओं से आरंभ होती है, जो किसी क्रिया को जारी रखती है और जिससे आवश्यकता की संतुष्टि होती है। संक्षेप में अभिप्रेरणा की प्रकृति को निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं
पहला, अभिप्रेरणा एक मनोशारीरिक तथा आंतरिक प्रक्रिया है। दूसरा, यह आंतरिक प्रक्रिया किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। तीसरा, शरीर की यह आंतरिक प्रक्रिया किसी कार्यकलाप की ओर उन्मुख होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। चौथा है, अभिप्रेरणा एक चेतन अथवा अचेतन प्रभावशाली क्रियात्मक तत्व है जो व्यक्ति के व्यवहार को किसी उद्देश्य की ओर चालित करता है। मार्गन ने कहा है कि अभिप्रेरणा को क्रिया का चयन करना बताया है अथवा निर्दिष्ट दिशा में कार्य करने की तत्परता है। छठवां है, अभिप्रेरणा जन्मजात तथा अर्जित होती है। सातवां है, अभिप्रेरणा के अंतर्गत सभी तरह के भीतरी और बाहरी उद्दीपक सम्मिलित होते हैं जो प्राणी के व्यवहार को परिचालित करते हैं। आठवां है, अभिप्रेरणा के अंतर्गत चालक भी समावेश हो जाता है। नौवां है, चालक अथवा प्रोत्साहन से अभिप्रेरणा पर अधिकाधिक प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर होता है। 10वां, यह शक्ति भीतर से जागृत होती है। 11वां, अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था है जो किन्हीं उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए निर्देशित करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के स्रोत, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के 4 स्रोत हैं। आवश्यकताएं, दूसरा चालक, तीसरा उद्दीपक, चौथा है प्रेरक। पहला, आवश्यकताएं, नीड्स। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जीवित रहने के लिए उन्हें पूरा करना आवश्यक होता है। जब व्यक्ति कोई आवश्यकता अनुभव करता है तो उसके शरीर में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति उस आवश्यकता की पूर्ति का प्रयत्न करता है। जब व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसके शरीर का तनाव दूर हो जाता है। इस प्रकार आवश्यकता तथा उसकी पूर्ति का प्रयास व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है चालक, ड्राइव। किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं उनसे संबंधित चालकों को जन्म देती है। भूख शांत करने की आवश्यकताएं भूख चालक को जन्म देती है। इसी प्रकार अन्य आवश्यकताएं अन्य चालकों को जन्म देती है। चालक व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा है उद्दीपक, इंसेंसिटिव। मनुष्य की कोई आवश्यकता किसी वस्तु से पूरी होती है। भूख की आवश्यकता भोजन से, प्यास की आवश्यकता पानी से, काम वासना की आवश्यकता विपरीत लिंग के व्यक्ति से पूरी होती है। इन्हीं वस्तुओं या व्यक्ति को उद्दीपक कहते हैं। बोरिंग के अनुसार तथा अन्य ने उद्दीपक की परिभाषा इस प्रकार की है कि उद्दीपक की परिभाषा उस वस्तु, स्थिति या क्रिया के रूप में की जा सकती है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को उद्दीपन, उत्साहित तथा निर्देशित करती है। प्रेरक, मोटिवेट, यह अत्यंत व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत उद्दीपन के प्रति चालक, तनाव, आवश्यकता आदि सभी आ जाते हैं। प्रेरक किसी व्यक्ति के अंदर की वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। कुछ विद्वानों प्रेरकों को जन्मजात या अर्जित शक्तियाँ मानते हैं। प्रेरक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की क्रिया करने या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है
अभिप्रेरणा और सीखने में संबंध। बालकों के सीखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा द्वारा ही आगे बढ़ती है। अभिप्रेरणा द्वारा ही छात्र छात्राओं में शिक्षा के कार्य में रुचि उत्पन्न की जाती है और वे संघर्षशील बनते हैं। अभिप्रेरणा के महत्व को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि अभिप्रेरणा एक कला है। इसके द्वारा उन छात्र छात्राओं को पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है जिनमें इस प्रकार की रुचि का अभाव है। जहाँ बालकों में पढ़ने की रुचि तो है परंतु वे उसका अनुभव नहीं करते, तो वही अभिप्रेरणा के द्वारा उन्हें अनुभव कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अभिप्रेरणा के द्वारा विशिष्ट पाठचर्याओं के प्रति भी छात्र छात्राओं में रुचि उत्पन्न की जाती है। इधर हम सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका का अध्ययन भी अत्यंत आवश्यक है। अतः अभिप्रेरणा और सीखने के संबंध में इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है लक्ष्य की प्राप्ति, टू गेन द ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार बालक के जीवन का एक लक्ष्य होता है, उसी प्रकार विद्यालय का भी एक लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में अभिप्रेरणा की मुख्य भूमिका होती है। वे सभी लक्ष्य प्राकृतिक प्रेरकों द्वारा प्राप्त होती है, जहाँ कृत्रिम प्रेरक असफल हो जाते हैं। दूसरा है चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन। चरित्र निर्माण शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है। इससे नैतिकता का संचार होता है तथा अच्छे विचार एवं संस्कार जन्म लेते हैं और उनका निर्माण होता है। अच्छे संस्कार निर्माण में भी अभिप्रेरणा का प्रमुख स्थान है। दूसरा है अवधान। सफल अध्यापन के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों का अवधान पाठ की ओर बना रहे। कक्षा में छात्र पाठ के प्रति कितना जागरूक है, यह अभिप्रेरणा पर ही निर्भर करता है। अभिप्रेरणा के अभाव में पाठ की ओर अवधान नहीं रहेगा और छात्र मस्तिष्क को केंद्रित नहीं कर पाएगा। फोर्थ है अध्यापन विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। शिक्षण में परिस्थिति के अनुरूप अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि में भी अभिप्रेरणा का प्रमुख स्थान है। अभिप्रेरणा द्वारा पाठ को रोचक बनाया जा सकता है और अध्यापन को सफल बनाया जा सकता है। पांचवा है पाठ्यक्रम, करिकुलम। छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम निर्माण में भी अभिप्रेरणा का प्रमुख स्थान होता है। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को स्थान देना चाहिए जो छात्रों में अभिप्रेरणा एवं रुचि उत्पन्न कर सके, तभी सीखने का वातावरण बन जाएगा। नेक्स्ट है छठवां अनुशासन, डिसिप्लिन। वर्तमान युग में प्रत्येक स्तर पर हम अनुशासन की समस्या देख रहे हैं। यदि उचित प्रेरकों का प्रयोग विद्यालय में किया जाता है तो अनुशासन की समस्या पर्याप्त सीमा तक हल हो सकती है। अतः अभिप्रेरणा अनुशासन के लिए भी महत्वपूर्ण है। सातवां निश्चित उद्देश्य, डिफाइंड ऑब्जेक्ट। शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी के समक्ष कार्य से संबंधित समस्त उद्देश्य रख दे और पुनः स्पष्ट कर दे, जिससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली बन सके। आठवां है आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। उच्च आकांक्षाएं, स्पष्ट उद्देश्य तथा परिणाम का ज्ञान विद्यार्थी की आत्म प्रेरणा के लिए प्रोत्साहित का कार्य करते हैं। इनसे आंतरिक अभिप्रेरणा मिलती है। छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में ही चारित्रिक विकास एवं आदर्श नागरिकता का विकास करना सीखते हैं। नौवां है प्रशंसा और निंदा। शिक्षक को सीखने की परिस्थितियों में प्रशंसा और निंदा का प्रयोग बहुत ही बुद्धिमानी से करना चाहिए। प्रशंसा और निंदा हेतु विद्यार्थी की आयु तथा लिंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी से विद्यार्थियों का अहित हो सकता है। 10वां है ध्यान, रुचि और उत्साह। कक्षा में अधिगम प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए प्राथमिक पूर्ति के रूप में अभिप्रेरणा आवश्यक है। शिक्षक छात्र में रुचि उत्पन्न
करे उनके ध्यान को अधिगम पर केंद्रित कर देता है। इस प्रकार रुचियों के बढ़ने से अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। फलस्वरूप नए कौशल, उत्साह और संतोषप्रद परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। जब विद्यार्थी अधिकाधिक प्रश्न पूछे तब उस विषय की व्याख्या विस्तृत रूप से की जानी चाहिए। 11th है परिपक्वता। यदि शिक्षक विद्यार्थी की आयु तथा मानसिक परिपक्वता के अनुरूप उन्हें कार्य दे तो सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होगी। अतः परिपक्वता एवं अभिप्रेरणा में समन्वय बिठाया जाए। औपचारिक अधिगम हेतु विद्यार्थी को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सांस्कृतिक रूप में परिपक्वता को देखा जाए। बालक के व्यक्तित्व को पहचानना। टू रीजनिंग द पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट। कक्षा में छात्र को अतोहासित करना या दंडित करना हानिप्रद होता है। दंड या अतोहासित करना उचित संवेगी नहीं है। यह उनके व्यक्तित्व को विघटित करते हैं। इनसे छात्रों में झिझक, कुंठा, निश्चित आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी आती है और अनेक बार छात्र शाला की क्रियाओं से अलग हो जाते हैं। संवेग का उचित पोषण एवं मार्गदर्शन न मिलने के अभाव में वे अपराधी प्रवृत्ति अपनाने और सीखने के सही मार्ग को छोड़ देते हैं।